ये साहब, मैं जब ये सारा आज का रिसर्च देख रहे थे तो मैंने देखा एक 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 बड़ा मशहूर है, मिडल ईस्ट मॉनिटर है, उसमें उन्होंने एक सर्वे का जिक्र किया जो कुछ थोड़ा पुराना था, जंग से पहले का था, जिसमें यह तहरीर था कि जी तकरीबन 30% इजरायली जो हैं बड़ा इनसिक्योर समझते हैं। जंग तो जाहिर है वो लोगों को खुद मार रहे थे, लेकिन खौफ तो होता है लेकिन अब जब हम देखते हैं कि तकरीबन 3 लाख के करीब लोग सुना वहाँ से निकल गए हैं, 15,000 के करीब लोगों ने जाके ग्रीक साइप्रस जो है वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज़ ख़रीद ली हैं और एक पैनिक का आलम है। और एक बात जो लोग कह रहे हैं, दानश्वर मगरब के दानश्वर कह रहे हैं, बड़े बड़े नाम, जिनका एक का तो मैं बड़ा फ़ैन हूँ, उनका जिक्र भी करता हूँ, कर्नल डगलस का, वो कह रहे हैं कि एक सोसाइटल क्लैप्स जो है वो एक ये सोशियोलॉजी की एक इस्तिलाह है। ये ज़्यादा जंगों के हवाले से तो इस्तेमाल नहीं होती, मगर सोसाइटियाँ क्यों बिखरती हैं, लोग क्यों चले जाते हैं, कोई ज़लज़ला आ गया, कोई और इस तरह की आफात, और जंग भी एक आफत है। तो मियाँ साहब एक जो उसका इनका जो टेक है ख़ास तौर पर कर्नल डगलस का, वो ये कहते हैं कि ये सोसाइटी कोलैप्स कर रही है। अब जाहिर है अगर वहाँ के जो वर्किंग क्लास के लोग हैं जो रियली वहाँ वेल्थ क्रिएट करते हैं या वेल्थ क्रिएट करने वाले जो मंसूबे कारखाने वहाँ काम करते हैं, अगर वो वहाँ से निकल जाते हैं, चले जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी ड्रॉप आती है आपकी ग्रोथ। और यानी ईरान ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस में है, $5 बिलियन का उसके भी कास्ट, हालांकि उसे पैसे देते हैं 3.40 बिलियन डॉलर हर साल उसे मिलते हैं, मुफ्त का माल मिलता है, अमेरिकन टैक्स पेयर मनी। लेकिन अब इसके बाद, क्योंकि ये तजर्बा तो ऐसा तजर्बा था कि जो कभी देखने सुनने में नहीं आया, इजराइल के रहने वाले थे, और हम इसमें कोई खुश नहीं है ज़्यादा। आई थिंक दे शुड आस्क एंड होल्ड नेतन्याहू रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कि आप लोगों के घरों में आग फेंकेंगे तो वो आपको फूल तो वापस नहीं भेजेंगे। तो एक इस हवाले से ज़रा बताइए। और एक आज स्टोरी भी शायद आपने देखी हो, जो हमारी रिसर्च का जो है वो पूल जहाँ हम करते हैं, कि वहाँ पे लोग धड़ाधड़ बाहर प्रॉपर्टियाँ ख़रीद रहे हैं और निकल रहे हैं। इस पर आपका क्या है, और आपने कोई इस पर कुछ देखा है ये इस रिसर्च के बारे में? साहब देखें, जो 13 जून को ये हमला किया गया था इजराइल की जानब से ईरान पर, तो उसके बाद ईरान ने अपना दिफा किया। जो अभी आप कह रहे थे कि लोग हमें खुश नहीं होना चाहिए, लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जो इजराइल के साथ हुआ है, उन्होंने गजा के साथ जो किया था वो तो बहुत थोड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद $22 अरब का नुकसान जो है वो हो चुका है। अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये आया कि पहले ही एक हफ्ते में $5 अरब का नुकसान उनको हो गया था। और उसके बाद जो उनको मार पिटी है, जो कि ट्रंप साहब भी कह रहे हैं कि उनको आखिरी 2 दिन जो है वो बहुत ज़्यादा मार पड़ी और उन्होंने मार खाई, और वो मार जो खाई है उसमें कैसा वो जो नुकसान है उसका आप वॉल्यूम देखें। उनके जो है वो बड़े बड़े दफातर, जिसमें वजारत दिफा है उसका वो दफ्तर ख़त्म हो गया, उसके बाद यूनिट 82 जो है वो दफ्तर तबाह हो गया, उसके बाद मुसाद का दफ्तर तबाह हो गया, उनकी एयर बेस तबाह हो गई, उनका एयरपोर्ट बेन गोरियन जो है वो तबाह हो गया। इसके बाद आप देखें कि उनका जो है वो सबसे बड़ा उनका जो हैफा की बंदरगाह थी उसका एक पूरा हिस्सा जो है वो तबाह हो गया, और उनके जो बिल्डिंग्स थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वो वहां पर जो है वो इस तरह मंजर पेश कर रही थी जैसे मैं माफी चाहता हूं, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं। हमें जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने ज्वाइन कर लिया है, मारूफ तज़किया-ए-निगार किसी तारुफ के मुताबिक। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब। जनरल साहब, एक तो सवाल मैं दोहराता हूं, मैं पहले भी एक मोहतरम सफारतकार आए थे, कहा यह जा रहा है कि ये जो उन्होंने जंगबंदी की है ये कोई उन्होंने इजराइल के मफाद में की है, जो डैमेज हो चुका था, और वो यानी टाइम देना चाहते थे और बुरी तरीके से उनकी सोसाइटी जो है। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि एकदम से कोई ईरान की मोहब्बत नहीं जागी थी, कि इधर पीछे कुछ काम खराब हो चुका था? इस पे आपका टेक क्या है? देखिए, मैं उस दिन आई वाज इन स्टेट में एक्चुअली शॉक कि ये ट्रंप साहब ने अपने एक दफ़ा अपने अभी 52 वगैरह का मुजाहरा करके पीछे हट गए हैं वो। लेकिन मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये जस्ट एक इंटरलूड है, पॉज है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो डिक्लेयर्ड अज़ाइम है, जो सारा कुछ डील कर रहे हैं, ये डीप स्टेट कह लीजिए, आप क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म कह लीजिए, जूश ज़ायनिज़्म कह लीजिए, ब्राह्मण ज़ायनिज़्म कह लीजिए, डिक्लेयर्ड अज़ाइम है उनके, और ईरान उनका एक टारगेट है, और इट्स नॉट द ओनली टारगेट। मैं बार बार ये भी कह चुका हूँ कि ईरान खुदा न खास्ता
अगर अभी कमजोर पड़ जाता तो शायद अभी पाकिस्तान को लाले पड़ जाते। लेकिन नुकसान उनका हुआ है। सबसे बड़ा ये हो कि उनका बहुत बड़ा भरम टूट गया है। जिनका ख्याल ये था कि शायद ईरान 2 दिन में घुटने टेक देगा। और दूसरी बहुत बड़ी बात ये थी कि जो उन्होंने 2 अज़ाम उन्होंने जो बार बार कह रहे थे कि भाई हम इनका न्यूक्लियर सिस्टम तबाह कर देंगे, वो उनको बाद में इत्तलात मिली कि भाई न्यूक्लियर सिस्टम को तबाह करना इतना आसान काम नहीं है। अमेरिका के जो बंकर बस्टर्स हैं, जितने भी आप उनको कह लीजिए, उनके एक डेफिनेटली एक स्पेशल वेपन है, लेकिन उसमें वो काबिलियत नहीं है कि वो जो 80 मीटर 100 मीटर डीप जाके वहाँ पे नुकसान पहुँचा सके। फिर जो उनके बेसिक जो भी मटेरियल जो कुछ भी कह चीज़ें उनको जिस स्टेज पर भी उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो उन्होंने इससे ज़्यादा महफूज रखा हुआ है। इसलिए एक ये मसला भी था। फिर उनका ख्याल ये था कि जब ये करेंगे रजीम चेंज हो जाएगी, दुनिया खड़ी हो जाएगी। वो एक वो कठपुतली को लेकर पूरी दुनिया को दिखा भी रहे थे, वो जो रज़ा शाह पहलवी के साहबजादे थे, वो भी इन्होंने देखा कि ईरान ने ठीक है उनका अंदर मसाइल साहब, अभी फिर दोबारा जो है अमेरिका ने उनको मुज़ाकरात की दावत दी है, उन पर पाबंदियां हटाने का इंदिया दिया है। क्या अब जो ईरान है वो एटम बम का अपना प्रोग्राम जारी रखेगा, एटम बम बनाएगा, या मुज़ाकरात की तरफ जाकर पाबंदियां हटा के अपने आप को जो है वो रीबिल्ड करने की कोशिश करेगा? देखिए, ये दोनों चीजें साथ साथ क्यों नहीं चल सकती? किसने दुनिया को हक दिया है कि वो ईरान को रोके, या फॉर दैट मैटर कल अगर भूटान न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है उसको क्यों रोके लोग? उसमें अमेरिका जो वाहिद जिसने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया, दुनिया को तबाह करने में उनका रोल है। इसराइल को आज तक किसी ने रोका है कि उन्होंने एनपीटी भी साइन नहीं की हुआ, कोई इंस्पेक्शन भी नहीं है, आईईए भी वहां भी नहीं जा सकता। ईरान पे तो हर किस्म की पाबंदियां भी थी, चेक्स एंड बैलेंसेस भी थे। बहरहाल बात यह देखिए, ईरान को उनकी कोशिश तो है कि कर्ज करें ईरान को बंधन करने पे मजबूर कर दें, लेकिन ईरान को बहुत तल्ख तजुर्बा है। ओबामा साहब के दौर में आपको याद होगा मुआहदा हुआ था, जो ट्रंप साहब ने आते ही उसको मनसूख कर दिया और फिर हमें पाबंदियां लगा दी। वो क्या मतलब, इसके बाद भी अब जब देखिए, जब इसराइल का जब हमले से कुछ दिन पहले तक तो मुज़ाकरात जारी थे, फिर इसराइल को हमला करने की इजाज़त क्यों दी गई? क्यों ट्रंप साहब और अमेरिका और बाकी दुनिया मिलकर इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त? तो मेरा ख्याल है अगर ईरान इस दफ़ा भी के झांके में आ गया तो फिर ईरान बहुत नुकसान उठाएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो फिर सब कुछ। अच्छा जन साहब, एक और सवाल जो मगरब के जो एकेडमिक्स हैं वो उठा रहे हैं, खबरें आई हैं कि 3 लाख के करीब लोग वहाँ से चले गए हैं, 15,000 लोग उन्होंने ग्रीक साइप्रस में ख़रीद ली हैं अपनी प्रॉपर्टियाँ, और एक सोसाइटल क्लैप्स आ रहा है क्योंकि पहली दफ़ा उन्होंने ये मनाजर देखे हैं। पहले तो उन्होंने गज़ा की जो है वो फिल्में देखी हैं दूर से, अब उन्होंने उनके ऊपर ये बीती है, तो उसके बाद एक रैटल्ड है, और अगर उधर से लोग और रियासत उनको रोक रही है, तो ये क्या एक पॉसिबिलिटी है कि इतने बड़े लेवल पर एग्जाडस हो? जल साहब, मेरा ख्याल है कि ये नहीं है। जिनको अभी जो लोग आज इसराइल में आबाद हैं, जिनको आप इसराइली जूस कह रहे हैं, ये इनमें से कोई वो नहीं है जिनका आबाओ अजदाद इस खत्ते में आबाद थे, अरबों के साथ खिता को छोड़ कर गए थी। तो सारे अगर आप उनका डीएनए टेस्ट भी जो भी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ज़्यादातर यूरोपियंस हैं जिनको यहाँ पे लाके आबाद किया गया था, रशियंस हैं उनको लाके आबाद किया गया था, ईस्टर्न यूरोपियन लोगों को लाके आबाद किया गया था। वो लोग अब जाएंगे कहाँ पर जाएंगे? पैसा उनके पास है, ठीक है, ऑफकोर्स दे कैन गो समवेयर, लेकिन उनका तो ये एक जो इजराइल का हम बात भूल जाते हैं। जो बाइडन ने एज ए वो जो ही वाज हेडिंग दी फॉरेन अफेयर्स कमेटी, जो सेनेटर थे, उन्होंने कहा था कि इजराइल इस खत्ते में ना आता तो हमें इजराइल बनाना पड़ता है कि यहाँ पे, वो कैसे इनको इतना खुली इजाजत दे देंगे? पैसे का तो उनके पास कोई कमी नहीं है, और लोग आ जाएंगे वहां पे, इनके जो लोग गए हुए बाहर उनको वापस लेके आ जाएंगे यहाँ पे, तो एक एक्सोडस होगा नहीं। ठीक है, उस लोग जाएंगे। क्योंकि इंडिया जो है वो बड़ा झूठ करता है, और आज एक और जो वहां पर फेक न्यूज़ या इस तरह की न्यूज़ फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल जो मिसाइल है वो बना रहा है जो अमेरिका तक जा सकते हैं। एक तो इसकी हकीकत बताइएगा कि क्या ऐसा कोई है, अगर नहीं है तो ऐसा झूठ जो है वो इंडिया क्यों फैला रहा है? दूसरा, एक चीन से बड़ी खबर आई है कि वहां पर इंडिया को बड़ी सुबकी हुई है, वहां पर जो है उन्होंने पहलगाम का वाकया जो हुआ है पाकिस्तान में डालने की दोबारा कोशिश की ईसीओ के इजलास में, जो नहीं वहाँ हो सका, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान जो बलोचिस्तान में दहशतगर्दी है वो ज़रूर वहाँ मजम्मत की गई है और इंडिया की मजम्मत की गई है। इस हवाले से भी अपना जो है रहनुमाई फरमाइए। पहले तो आ जाए जी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लिए पाकिस्तान को मसला क्या है, क्यों बनाएगा पाकिस्तान ये? पाकिस्तान के तो दुनिया में कोई अज़ाम ही नहीं है भाई। मैं तो रोना यही है कि हमारी जो है ना एम्बिशन बड़ी लिमिटेड है।
हमारी एम्बिशन सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान को कोई तंग ना करे, पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनको कोई गड़बड़ ना हो। इसके अलावा तो पाकिस्तान ने कभी कोई जाहिर नहीं किया कि हमने इंडिया की तरह बड़ी ताकत बनना है या हमने इसराइल की तरह पूरी दुनिया को फतह करना है। ये तो नहीं मतलब हो सकता। जिस तरह भी आपको याद होगा नेतन्याहू ने बयान दिया था कि आज अगर तल अवीव पे ये गिर रहे हैं मिसाइल तो कल न्यूयॉर्क भी हो सकता है। तो भारत की कोशिश ये है कि अमेरिका को डराए कि पाकिस्तान यहाँ तक जाने को तैयार है और कर रहा है ये जो भी कर। देखिए पाकिस्तान इस किस्म की कोई ऐसी वो नहीं काम करेगा जिससे पाकिस्तान की अपनी सालमियत के अलावा कोई जाराना अज़ाम ज़ाहिर हो। ये मतलब दानिशमंदी का तकाजा यही था, है और रहेगा इंशाल्लाह। इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है। तो इसलिए इंडिया वालों को जो भी बोलना चाहते हैं बोलने दें, उनके पास और है कुछ नहीं रहा ना। यही वजह है कि उनको आज चीन में सुर्खी उठानी पड़ी है। वो झूठ बोल बोल के सब दुनिया को पहले तो मनाते रहे और हमारी भी कमजोरियां थी कि हम अपना केस जो है दुनिया के सामने पेश नहीं कर सके। ये तो भला मोदी साहब का कि उनके दौर में आके आपने देखा कतर में जासूस पकड़े गए, कनाडा में बंदे को मार दिया गया, अमेरिका में साजिश हुई मारने की, फिर अभी जो रिसेंटली ईरान में जो कुछ वाकयात हुए हैं जिससे ज़ाहिर हुआ है कि भाई किस तरीके से राह मुलव्वस थी ईरान के खिलाफ काम करने में। तो इसके अलावा जो इससे पहले भी जितने वाकयात आप लीजिए, इससे पहले पुलवामा का लीजिए, पुलवामा में वो साबित नहीं कर सके केस, बावजूद इसके कि उन्होंने कोशिश की थी पाकिस्तान को इस तरीके से मुलव्वस करने की और फिर दोबारा उन्होंने वो बालाकोट पे स्ट्राइक भी कभी ड्रामा रचाया, पाकिस्तान ने ठीक जवाब दिया उसका। दुनिया अब इतनी देर इसने झूठ अब इतनी देर रह नहीं सकता, ये उसके पांव इतने ज्यादा होते नहीं हैं और द वर्ल्ड हैज नाउ वेकन अप टू व्हाट एक्चुअली इंडिया इज। मैं इंडिया भी इसलिए नहीं कहना चाहता, अब एक्चुअली इट इज नाउ इंडिया, हिंदू रियासत है ये और हिंदू रियासत के इस किस्म की चालबाजियां। और फिर देखिए हमारे पाकिस्तान में मुझे भी एक गिला है काजी साहब और आपसे भी गिला कर रहा हूँ मैं जी जी कि हमने आज तक ये जिसको हम हिंदुइज्म कह रहे हैं इसको समझा ही नहीं है। ये जितना ये मैथोलॉजी है ये रिलीजन तो है नहीं कर लेते हैं और अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका को बार बार वजाहतें देनी पड़ रही हैं कि हमने उनके फैसिलिटीज जो है वो तबाह कर दी है, न्यूक्लियर फैसिलिटी, लेकिन वहां पर ना बात मानी जा रही है उनकी, ना ईरान कह रहा है कि वो बिल्कुल उनकी फैसिलिटी जो है वो उसी तरह मौजूद है। तो ये अमेरिका को बार बार वजाहतें क्यों देना पड़ रही हैं? क्या ट्रंप की ग्रिप जो है वो आते ही जो है वो लूज हो चुकी है? दूसरा ये फरमाइएगा कि ट्रंप कहते हैं कि मैंने इजराइल को बचाया, फिर अब कहते हैं कि अब नेतन्याहू को भी बचाऊंगा। क्या नेतन्याहू बचते हुए नजर आ रहे हैं करप्शन से, केसेस से? पहले तो मैं जो बात कर रहा था हिंदू रियासत की, वो देखिए सारा कुछ झूठ बेसिकली है। जो दुनिया में सबसे बड़ा झूठ है हिंदुइज्म, उस झूठ के बुनियाद पर जो कुछ चल रहा है, तो इसलिए हमें इस बारे में पढ़ने की जरूरत है। नंबर 2 देखिए जी, ट्रंप साहब क्या दिया तस्लीम करने को नाकाम हो गए हैं। इस दौरान भी जब ये हो रहा था तो मैंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में ये बात की थी कि हमको अंदाजा नहीं है कि 60, 70, 80 मीटर डीप जाने वाला दुनिया में कोई ऐसा